I started with half an hour steps, then 1 hour, 1.5 hour and 2 hours. 2 hours का स्टेप जैसे वीक में 2 बार. किलिमंजारो में ऐसा था कि बहुत ही स्टीप क्लाइंब था और अब क्योंकि ये फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, टेम्परेचर और विंड वहाँ पे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. तो टेम्परेचर मेरे लिए इतना कंसर्न नहीं था. फ्लैट आपको ऊपर चढ़ना था तो पूरा क्लाइंब था. हमको एक्चुअली बेस तक पहुँचने में हमको 4 दिन लगे थे. इस वक्त हमारे साथ इंदौर की पर्वतारोही आकांक्षा शर्मा कुटुंबले मौजूद है, जिन्होंने एक बार फिर इंदौर का नाम न केवल मध्य प्रदेश या देश में बल्कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर फिर से रोशन कर दिया है. ये दूसरी बार है जब उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बाद न केवल भारत के लोग बल्कि विदेश के लोग भी उनकी तरफ देख रहे हैं. हम आपको दिखा रहे हैं आकांक्षा शर्मा कुटुंबले जो हमारे साथ मौजूद है. इन्होंने हाल ही में साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी, जिसे माउंटेन किलिमंजारो कहते हैं, उस पर चढ़ाई करते हुए एक सफलता हासिल की है. हमारे साथ वो मौजूद है. सबसे पहले उन्हें शुभकामनाएं देते हैं. मैम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है. इससे पहले आपने एक बार पहले भी इस तरह से सफलता हासिल की थी. ये दूसरी बार रहा, क्या कुछ कहेंगी? इसके पहले मैंने लास्ट ईयर सितंबर में 25 सितंबर को माउंट एल्ब्रूस क्लाइम किया था, जो यूरोप का हाईएस्ट है. तो ये 7 समिट्स में से एक है. तो भी नेक्स्ट 7 समिट में से नेक्स्ट माउंटेन मुझे माउंट किलिमंजारो था, वो क्लाइम करना था. तो आफ्टर फ्यू मंथ्स दिस ईयर 30 जनवरी को मैंने माउंट किलिमंजारो क्लाइम किया, जो अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है. सो अभी 7 समिट्स में से 2 पीक क्लाइम हुए हैं एंड नेक्स्ट अब मैं और करना चाहूँगी. जी मैम, अगर हम जाने, दोनों की ही हम बात करेंगे. 2025 में आपने यूरोप का जो माउंटेन एल्ब्रूस था उस पर आपने फतेह हासिल की, और उसके बाद अब किलिमंजारो. दोनों ही अगर हम देखें तो किस तरह से आपने उनके लिए तैयारियां की थी, किस तरह से आगे बढ़े थे, क्योंकि 7 समिट्स ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस है सबसे हाईएस्ट पीक्स होने के लिए. वहाँ पर पहुँचना अपने आप में बड़ी बात है. हाँ, तैयारी मैंने दोनों के लिए मतलब रनिंग किया था, 10 किलोमीटर्स रनिंग विद लोड, जिम किया था, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया वो मैं कहूँगी स्टेप्स. मैं 5th फ्लोर पे रहती हूँ, तो स्टेप्स वर्कआउट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल था. तो आई स्टार्टेड विद हाफ एन आवर स्टेप्स, देन 1 hour, 1.5 hour एंड 2 hours. 2 hours का स्टेप जैसे वीक में 2 बार, 10 किलोमीटर रनिंग एंड देन 2 hours स्टेप्स. तो ऐसे मैं धीरे धीरे करके बढ़ाती रही. तो दोनों के लिए मैंने इतना प्रिपरेशन किया था. बट एल्ब्रूस में जो ज़्यादा मुझे चैलेंजिंग लगा, वो क्लाइंब तो दोनों माउंटेन्स में है, किलिमंजारो में भी एल्ब्रूस में भी, बट वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम था. इट मस्ट बी -25, -30. तो ज़्यादा चैलेंजिंग क्लाइंब से वो टेम्परेचर था और विंड, क्योंकि वो ब्लैक सी के पास है. 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है एल्ब्रूस का. तो वहाँ पे जो विंड है वो रहती है 40-50, मतलब इतना स्पीड रहता है. इवन इट कैन गो अप टू 80-100. सो ज़्यादा प्रॉब्लम क्लाइंब से ज़्यादा टेम्परेचर था. ऐसा लग रहा था जैसे आप फ्रीज़र में चल रहे हैं, एंड विंड. और इसमें किलिमंजारो में ऐसा था कि बहुत ही स्टीप क्लाइंब था. और अब क्योंकि ये फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, वर्ल्ड का हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, तो इसमें आप बेस से आप क्लाइंब करते हैं. वहाँ पे कहीं फ्लैट नहीं आता है, यू आर क्लाइंबिंग. तो बहुत ही मतलब क्लाइंब है पूरा. और जब आप पहले पॉइंट पे पहुँचते हैं, गिलमंस पॉइंट, उसके बाद जो उहुरू पीक है वो थोड़ा फ्लैट है, बट उस ऑल्टीट्यूड पे आके मतलब 5600 कुछ गिलमंस पॉइंट का ऑल्टीट्यूड है मीटर्स, 5600 और 5800 उहुरू पीक का है. तो सिर्फ 200 मीटर का डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर अराउंड आपको चलना है. लेकिन उस ऑल्टीट्यूड पे वो 2 किलोमीटर कवर करना इटसेल्फ आपका, क्योंकि लो ऑक्सीजन आपको हिट करता ही है उधर, तो आपका एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाता है. एंड वो 2 किलोमीटर अपने आप में आपको बहुत मुश्किल लगता है. तो दोनों में ही आई वुड से इसमें सिर्फ क्लाइम है, और उधर एल्ब्रूस में क्लाइम है, थोड़ा सा फ्लैट पोर्शन भी आता है, बट टेम्परेचर और विंड वहाँ पे ज़्यादा
डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू ये क्लाइंब। कह सकते हैं कि दोनों ही जगह अपने आप में अलग अलग तरह से चैलेंजिंग थी। हाँ। इधर टेम्परेचर की मार थी तो उधर स्टीप पीक थी। हाँ। इसीलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। हाँ। बट अगर हम बात करें तो ये -25 था। हाँ। अभी आपने किलिमंजारो पर फतह हासिल किए, वो 12 डिग्री, -12 -15 रहा। और ये जब था तो ये -25 था। तो इस चीज़ के लिए तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी होंगी, क्योंकि वो -25 था और ये -12, तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा नहीं कह सकते पर थोड़ा ठीक ठाक लग रहा होगा। हाँ, मतलब इसमें मुझे टेम्परेचर के लिए उतना कंसर्न नहीं था, बिकॉज विंड भी 20 km पिच का स्पीड था, तो मैं ऑलरेडी उससे ज़्यादा स्पीड मैंने देखा था और उससे कम टेम्परेचर मैंने देखा था, तो टेम्परेचर मेरे लिए इतना कंसर्न नहीं था। बट हाँ, मेरा जो क्लोथ्स थे वो मैंने एज़ कम्पेयर टू एल्ब्रूस थोड़े कम पहने थे, तो 4 लेयर्स पहना था मैंने बॉटम में, और टॉप में 6 लेयर्स पहना था। बट जो एल्ब्रूस में पहना था वो काफ़ी वहीं से रेंट किया था मैंने, और वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ही था। तो वो एक था कि अगर टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो मेरा ये जो मेरे क्लोथ्स है ये उसमें काम करेंगे या नहीं। बट इट वर्कड, मतलब उतना ठीक था। तो टेम्परेचर और विंड मेरे लिए इतना कंसर्न नहीं था। बट जो मैंने पर्टिकुलर ये रूट जो मैंने मारांगो रूट ऐसे क्लाइम किया, तो टायरन नीचे से एकदम फ्लैट आपको ऊपर चढ़ना था, तो पूरा क्लाइम था। तो इसमें मैं कहूँगी क्लाइम वॉज माई कंसर्न, एंड जिस चीज़ को मैं जिसके लिए मैं ज़्यादा वरीड थी वो थी माउंटेन सिकनेस, क्योंकि जब मैं एल्ब्रूस में भी क्लाइम कर रही थी तब भी मुझे माउंटेन सिकनेस हिट किया था। तो तब मुझे नौशिया हो रहा था जब हम चढ़ रहे थे, तो आई वॉज फीलिंग लाइक टू वॉमिट। और इसमें मैं जब बेस पे पहुंची तो आई वॉज ओके, मुझे कोई नौशिया नहीं था, तो आई वॉज हैप्पी। बट जब हमने क्लाइम करना स्टार्ट किया तो पर्टिकुलर एक ऑल्टीट्यूड पे जब हम पहुँचे, आई थिंक 5500 मीटर्स पे, मुझे वो माउंटेन सिकनेस हिट किया और मेरा एनर्जी एकदम से ड्रेन हुआ। सो माउंटेन सिकनेस वॉज माई कंसर्न। तो मैं थोड़ा स्लो चल रही थी जितना भी पॉसिबल हो, ताकि मेरा एक्लिमेटाइजेशन अच्छा हो। बट स्टिल उस ऑल्टीट्यूड पे जाके आपका बॉडी वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, तो द मेन कंसर्न वॉज क्लाइंब, एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू अवॉइड द माउंटेन सिकनेस। बट इवेंचुअली वो हिट करता है। वो एल्ब्रूस में भी किया था, वो यहाँ भी किया था। वहाँ पे नौशिया था, इसमें एनर्जी ड्रेन था, बट वो ऑल्टीट्यूड पे होता ही है। कोई गया था आपके साथ फॉर योर हेल्प, या आपके मोटिवेट करने के लिए आपको, या आपके साथ कोई था वहाँ पर? मेरे साथ एक्चुअली मैंने एक तंजानियन कंपनी, लोकल तंजानियन कंपनी, उनके साथ बुक किया था, तो ही वॉज अ नाइस गाय। यहाँ से मेरे साथ कोई नहीं था। वहाँ से 2 स्पेन की लड़कियाँ और एक यूके की थी, वो आने वाले थे बट वो नहीं आए, तो आई वॉज अलोन। बट दैट पर्सन वॉज नाइस। उसकी कंपनी का नाम था सफारी टच, एंड द गाय, आई वॉन्ट टू मैंशन हिज नेम वॉज कैल्विन। ही वॉज वेरी हेल्पफुल, बिकॉज आप अफ्रीका में जब जाते हैं तो आपके पेरेंट्स भी बहुत वरीड होते हैं, क्योंकि आप अफ्रीका में जा रहे हैं। अगर आप कहीं और जाते हैं तो दे आर नॉट दैट मच वरीड, बट अफ्रीका तो एक दिन के लिए थोड़ा मुझे था। बट दैट गाय वॉज वेरी हेल्पफुल जो मेरे साथ था। तो मैं मेरे ग्रुप में अकेली थी, बट फॉर अ डे और 2 आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट दैट गाय मेड मी कंफर्टेबल। सो माई गाइड, दैट हु वॉज द कंपनी ऑनर ऑल्सो, ही वॉज अ नाइस पर्सन। बिल्कुल। आप जब चढ़ रहे थे तो क्या लगा था कि कितने दिन में ऊपर तक पहुँच जाएंगे, लेकिन फिर कितने दिन में असल में ऊपर पहुँचे आप? नहीं, जितना हमने तय किया था उतने ही टाइम में हम लोग ऊपर पहुँचे। तो वो, हाँ, तो वो इतना, मतलब ऐसा नहीं था कि उतने टाइम में मैं नहीं पहुँचूँगी। बस कितने दिन लगे थे? हमको एक्चुअली बेस तक पहुँचने में हमको 4 दिन लगे थे, बेस तक जब हम पहुँचे थे। फिर बेस के बाद जो हमारा मतलब क्लाइम था, तो उसमें मुझे था कि कितने बजे पहुँचेंगे और कब स्टार्ट करेंगे। तो हमने थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया था, तो स्लो ही आप जाते हो जितना, मतलब इट इज़ सजेस्टेड कि आप जितना हो सके स्लो जाएं, क्योंकि एक्लिमेटाइजेशन के लिए ठीक रहता है हाई ऑल्टीट्यूड पे। सो एक वहाँ पे पहुँच के फिर आपको नीचे वापस आना है, तो वो भी आपको देखना पड़ता है। जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको नीचे भी आना है, तो हमेशा वो भी दिमाग में रखना होता तो है। कुछ दिन लगे थे या कुछ आवर्स में आप ऊपर तक पहुँच गए थे? एक्चुअली बेस तक पहुंचने में मैंने आपको बताया इतने डेज लगे थे। हमने स्टार्ट किया था पर्टिकुलर एक कैंप से, फिर दूसरे कैंप, फिर तीसरे कैंप, फिर बेस पे हम पहुंचे थे। फिर बेस से हमने स्टार्ट किया था अराउंड 1:30 AM रात में हमने स्टार्ट किया था। फिर हम लोग पहुंचे थे आई थिंक 2 o'clock आफ्टरनून, हाँ 2 बजे हम पहुंचे थे। फिर वापस हम लोग आ गए थे अराउंड 6 o'clock इवनिंग में, हम लोग वापस बेस पे आ गए थे। कहीं ऐसा लगा कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं चढ़ पा रही हूँ? हाँ, ऐसा तो ऑफ कोर्स लगा। एक्चुअली एक जो मैंने आपको बताया एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट गिलमन्स पॉइंट के नीचे 5500 मीटर्स पे सडनली मुझे वो माउंटेन सिकनेस हिट किया, और एकदम ऐसा लगा कि
एनर्जी ड्रेन हो गया। तो उसमें क्या होता है, आपका हार्ट फिर ज़्यादा उसको वर्क करना होता है, ज़्यादा वो पंप कर रहा होता है, तो आपको आपके हार्ट बीट फील होता है। सो आपको थोड़े टाइम बाद जाके थोड़ा रुकना पड़ता है, आपके हार्ट बीट को थोड़ा नॉर्मल करना पड़ता है, बिकॉज वो ऑक्सीजन नहीं है तो इट इज़ वर्किंग मोर। सो वो एक तो उस टाइम पे आपको लगता है, बिकॉज आपका एनर्जी ड्रॉप हो गया है, तो उस टाइम पे आपको लगता है कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एंड व्हेन यू कम बैक टू द लो एल्टीट्यूड यू आर फाइन, आप वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। तो फिर चढ़ सकती हूँ ऐसा लगता है। हाँ, नहीं फिर चढ़ने का मन तो नहीं करता है लेकिन आप नॉर्मल हो जाते हैं, आप वही आप नॉर्मली चलते हैं, आपको ऐसा नहीं होता, बट कुछ भी फील नहीं होता कि यू आर टायर्ड, बट उस ऑल्टीट्यूड पे होता है, बिकॉज ऑक्सीजन आपकी बॉडी नहीं ले पाती है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो ऐसा तो हर बार लगता है। इवन एल्ब्रूस में जब मैं चढ़ रही थी, तो एल्ब्रूस पे मुझे लग रहा था कि फ्रीज़र में चल रहे हैं। मैंने रात को कुछ नहीं खाया था, तो मैं एक एप्पल लेके गई थी अपने साथ में ऊपर खाने के लिए, तो मैंने उसको निकाला, तो विद इन अ मिनट मैंने 2-3 बाइट लिया होगा, वो फ्रीज़ हो गया था, इतना ठंडा था वो। तो -25 -30 टेम्परेचर था। तो उसमें आपको ऐसा लग रहा था जैसे आप फ्रीज़र में चल रहे हैं। तो उसमें क्लाइम तो दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि क्लाइम है। आपको पहले तो वो जो टेम्परेचर का स्ट्रगल है वो ही ज़्यादा था, वो ओवर पावर कर रहा था क्लाइम को। सो वो फीलिंग लिटरली कि आप फ्रीज़र में चल रहे हैं, तो उसमें आपका मन करता है नेचुरली, क्योंकि बॉडी को लगता है कि गिव अप करते हैं बिल्कुल। चलिए, लेकिन आपने जिस तरह से फतेह हासिल की वो एक अपने आप में बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पहुंचकर भी आपने अपनी संस्कृति को दर्शाया। आप वहाँ पहुँचे, आपने साड़ी पहनी, साड़ी पहनकर भारत को दर्शाया, ठीक है, लेकिन कश्मीरी साड़ी पहनी। सो व्हाट वाज द थिंग विद दैट कश्मीरी साड़ी? वही साड़ी क्यों पहनी? एक्चुअली मुझे कश्मीर से बहुत प्यार है। मैंने अपने माउंटेनिंग कोर्सेज भी पहलगाम से किए हैं, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग विंटर स्पोर्ट्स, वहाँ से ही, और स्की कोर्स भी किया है मैंने। और मैं कश्मीर अराउंड 9 to 10 टाइम्स गई हूँ, एंड 6 to 7 टाइम्स मेरे सोलो ट्रिप थे। तो आई लव कश्मीर। तो कश्मीर मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कश्मीरी कानी साड़ी वहाँ, ये मैंने गुलमर्ग से ली थी। इट्स अ वेरी लाइट साड़ी, तो मैंने पर्टिकुलर वो ही साड़ी चूज़ की थी टू शो माई लव फॉर कश्मीर। Of course, I mean our culture. Sari represent our culture, but specifically I chose Kashmiri sari because I love Kashmir a lot. जी। तो वहाँ पर जब आप पहुँचे थे, उसके बाद जब आपने वहाँ से नीचे उतरने का सफ़र शुरू किया, काफ़ी स्टीप माउंटेन था जैसे आप खुद बता रही, तो नीचे उतरने में प्रॉब्लम हुई, नहीं हुई? हाँ, नीचे उतरने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक्चुअली। ये एक्चुअली वॉल्केनो था, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा स्क्री मिलता है। तो आप चढ़ते हो तो भी थोड़ा सा आपका पैर स्लिप होता है, पर उतरते समय ऑफ कोर्स ज़्यादा होता है। हाँ, तो वो उतरते समय आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज स्क्री ज़्यादा है। फैमिली में कौन कौन है आकांक्षा आपकी? मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, एंड मेरे पेरेंट्स राजस्थान में रहते हैं, कोटा में। जब वहाँ पहुँचे होंगे उसके बाद तो आपका फ़ोन नेटवर्क चला गया होगा, बात नहीं हो पाई होगी। जाने के पहले जब पहली बार भी गए थे या दूसरी बार भी, तो धक धक हो रही होगी आपको भी, फैमिली को भी, कई बार बोला भी होगा कि रहने देते हैं, क्या करना है, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, एक्चुअली इसमें मैं कहूँगी, जैसे माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव एंड माई फादर इन लॉ एज वेल। तो इसमें भी जब मैंने किलिमंजारो किया तो मतलब ऐसा नहीं था, बट जब मैं एल्ब्रूस गई थी तो तब भी मैं अकेली थी। तो देयर वॉज अ रशियन गर्ल, वो आने वाली थी बट वो नहीं आई थी। तो जब मैं वहाँ रशिया पहुँची थी तो मेरा फ़ोन बंद हो गया, बिकॉज वो रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर है। तो मैंने इंटरनेशनल रूमिंग किया था बट वो बंद हो गया। तो फिर वहाँ पे जाके वो जो स्ट्रगल था, वहाँ पे वाईफाई नहीं था, छोटा सा मिंड्रेवोडी एयरपोर्ट है जहाँ से आप जाते हैं बेस पे, तो वो एक स्ट्रगल था। फिर कैसे मेरे को एक इंडियन बंदा मिला, मैंने उससे उसका इंटरनेट लिया और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। मैं मिडनाइट पहुंची थी वहाँ पे, फिर कैसे ड्राइवर से बात किया। रशिया में किसी को भी इंग्लिश नहीं आता है, तो वो एक स्ट्रगल था। फिर मैं पहुंची वहाँ पे, तो मैं अकेली थी, एक अपार्टमेंट में रुकी थी। तो एक रशियन कोऑर्डिनेटर था, वो आया, फिर वो चला गया और फिर मेरे रूम की लाइट चली गई। फिर मैं नीचे उतरी, मैंने किसी को ढूंढा, छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने इशारों में बताया, उन्होंने मुझे अपना फ़ोन दिया, मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया, फिर उसने मेरे दूसरे सिम में रोमिंग करवाया। फिर तो वो एक सबसे ज़्यादा स्ट्रगल रशिया में लैंग्वेज का था। तो फॉर अ डे, बिकॉज कुछ मेरे पास में कनेक्टिविटी नहीं थी, मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। तो वो मैं बोलूँगी किलिमंजारो से ज़्यादा मैं नर्वस थी
उसमें। और अफ्रीका में मेरे फादर को बहुत टेंशन था बिकॉज अफ्रीका है, सो ही वॉज वेरी कंसर्न। आई टोल्ड हिम कि मेरे फादर इन लॉ हस्बैंड जा चुके हैं अफ्रीका, तो उनको इतना नहीं था, बट माई फादर वॉज वेरी मच वरीड कि अफ्रीका इज़ नॉट सेफ, बाहर नहीं जाना एंड ऑल दैट। सो बट मतलब हस्बैंड का तो ही इज़ ऑलवेज देयर। अभी जब मैंने सबमिट किया था किलिमंजारो, सो वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, तो कैसे तो ऊपर कहीं तो नेटवर्क आया एंड माई गाइड कॉल माई हस्बैंड। आई टोल्ड हिम दैट अबाउट माई सिचुएशन कि मुझे एमएस हिट हुआ है। सो माई हस्बैंड वॉज वेरी वरिड। फिर जब मैं नीचे आई नेटवर्क नहीं था, फिर नेक्स्ट डे मैंने कैसे भी उसे कॉल किया, तो ही सेड कि मैं हर 4 मिनट में फ़ोन देख रहा था। आई वॉज अबाउट टू कम टू अफ्रीका बिकॉज नेटवर्क नहीं था और लास्ट बात हमारी ऐसी हुई थी। तो ऑफ कोर्स स्ट्रेस होता है, बट बिकॉज उस सपोर्ट है कि ही वांट मी टू डू दैट, सो ऐसा। पेशे से आप सिविल इंजीनियर हैं, तो आप जॉब करती हैं, आप खुद का बिजनेस करती हैं? हाँ, मतलब मैं एक्चुअली बेसिकली सिविल में भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ। तो एक कंसल्टेंसी है हमारा, कुटुम्बले कंसल्टेंट्स, तो वो मेरे फादर इन लॉ ने स्टार्ट किया था, फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन किया था। अर्लियर वी वर वर्किंग इन पुणे। उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने 2015 में एक स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग फर्म स्टार्ट किया था, ऑक्जेन, वो जो ऑनलाइन है कम्प्लीटली। सो बिकॉज वो ऑनलाइन है तो उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। और कुटुम्बले कंसल्टेंट्स में मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मतलब हम तीनों इन्वॉल्व हैं। तो क्या हुआ था ऐसा आकांक्षा कि आपको लगा कि मुझे पर्वत चढ़ना है, मुझे ये मतलब ऐसा कुछ करना है जिसमें कुछ गिने चुने लोग हैं? शायद इंदौर में आप पहली ही हैं जिन्होंने 7 समिट्स में से 2 समिट्स पूरे कर लिए हैं, और वो भी किलिमंजारो और एम्ब्रूज, जो एक बड़े ऐसे पीक्स माने जाते हैं जो डिफ़िकल्ट है। एक्चुअली जब मैं पढ़ती थी, मैं आईआईटी रुड़की में मैंने एमटेक किया था। मेरे हस्बैंड में हम दोनों क्लासमेट थे, तो वहाँ पे एक हिमालयन एक्सप्लोरर क्लब था, तो वो हर साल आपको एक हिमालयन ट्रैक पे लेके जाते थे। तो तब मैं दिखती थी कि मुझे जाना है, पर तब थीसिस था, मैं जा नहीं पाई, बट तब से था। और वो उत्तराखंड में है, तो हम मसूरी के माउंटेन्स देखते थे और माउंटेन्स देखते थे, तो तब से मुझे मन था कि उधर जाना है। तो तब मैं जा नहीं पाई। फिर जब मैं इंदौर आई, तो इंदौर में ग्रुप है राकेश जैन सर का, आउटडोर एडवेंचर्स, उनको मैंने गूगल पे ढूंढ के सर्च किया। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी, सर मतलब सर वॉज माई फर्स्ट गुरु इन दिस। तो सर के साथ मैंने लोकल हाइक पे जाना स्टार्ट किया, जो सर फॉल्स पे लेके जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैं पहला मैंने हिमालयन ट्रैक किया था हमटा पास, तो उसके लिए भी मैंने सर से पूछा था। तो तब इंदौर में नहीं थे ज़्यादा लोग, फीमेल्स तो नहीं थी। तो मैं जब फर्स्ट ट्रैक पे गई थी, तब बहुत डिफ़िकल्ट था। एक तो ऐसे गाइडेंस मिलना और दूसरा सपोर्ट मिलना, बिकॉज माई पेरेंट्स वर वेरी मच वरीड एंड इवन माई हस्बैंड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग एंड ऑल, बट द वन हु सपोर्टेड वॉज माई मदर इन लॉ। शी सेड ओके यू गो। तो मैं उनको इस क्रेडिट दूंगी। तो मैंने वो पहला ट्रैक किया था। फिर उसके बाद इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस माई हस्बैंड टू कम विद मी, बिकॉज अपने यहाँ पे अकेले जाना इज़ नॉट नॉर्मल। हाँ, तो वो उसको कन्विंस करने में इट टुक 2 years। फिर नाउ यू हैव मेड इट नॉर्मल फॉर एटलीस्ट योर फैमिली। आपकी फैमिली अब ऐसी हो चुकी है कि जाएंगे, पहाड़ चढ़ेंगे, वापस आ जाएंगे। अब कोई किसी को फिक्र नहीं है। मैं कश्मीर अकेले जाती हूँ कई बार एंड नो बडी इज़ वरीड एट ऑल, बट दैट फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस एवरीवन दैट आई कैन टेक केयर। इवन आप भी थोड़ा नर्वस होते हो जब आप पहली बार जाते हैं अकेले, और फैमिली में जब वो वरीड होते हैं तो आप और ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। व्हेन दे कॉल यू एंड दे आस्क अबाउट योर सेफ्टी एंड जैसे मेरे फादर मुझे कॉल करते हैं व्हेन एवर आई एम इन कश्मीर, तो इसे कब आ रही है, अब तो नहीं जाएगी एंड ऑल दैट। तो वो आपको और स्ट्रेस देता है, बट ठीक है, इतना अभी अब थोड़ा सबको कॉन्फिडेंस आ गया है कि इंस्पिरेशन कौन रहे हैं आकांक्षा आपके? मतलब गुरु तो आपने बता दिया कौन रहे, लेकिन आपके इंस्पिरेशन कौन रहे? इंस्पिरेशन मैं वही कहूँगी कि मुझे जैसे माउंटेन्स बहुत पसंद है, तो मैं माउंटेन्स के पास जाना चाहती थी। तब तो एक्चुअली ये तब की बात है, 2011 में मैंने एमटेक किया था, तो बहुत कम लोग थे जिनको मैं बोलूँगी जो माउंटेनियरिंग वगैरह करते थे, जाते थे। और यहाँ पे इंदौर में तो नहीं थे। तो मैं एज सच यही बोलूँगी कि इंस्पिरेशन वॉज माई लव फॉर माउंटेन्स, बिकॉज मैं जाना चाहती थी, जितना पास जाना चाहती थी, पास से देखना चाहती थी। तो मैं यही कहूँगी। आप बस आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, आपका लक्ष्य क्या है, अगला लक्ष्य क्या है? अब कौन सा पहाड़ आप फतह करने वाली हैं, या फिर यहीं तक कि आपकी ये जो
जर्नी थी वो रही, क्योंकि लग रहा है कि अब आपने अगला भी अपना मोटिव सेट कर लिया कि अब मुझे कहाँ चढ़ना है। हाँ, एक्चुअली नेक्स्ट इसके बाद 7 समिट्स में से अकानकागुआ है, बट इसमें थोड़ा फाइनेंसेस भी आपको देखना रहता है। जैसे आप एल्ब्रूस जाते हैं तो आपको 2.5 to 3 lakhs होता है, और क्लीमंजारो भी 2.5 to 3 lakhs, एंड अकानकागुआ टेक 7 lakhs, सो यू हैव टू मैनेज योर फंड्स एज वेल। सो नेक्स्ट मैं जाऊँगी डेफिनेटली माउंटेन्स। तो मैंने यहाँ पे इंडिया में भी जो हिमालय में है मैंने मतलब किया है अटैम्प्ट, सो माउंटेन्स पे तो जाना है। 7 समिट्स में से रहेगा, नहीं रहेगा? हाँ, 7 समिट्स में से रहेगा डेफिनेटली, बट एज आई टोल्ड यू it takes a lot of funds. Yeah. So next Aconcagua will take 7 lakhs. So go. बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे आकांक्षा शर्मा कुटुम्बले को, जिन्होंने हाल ही में किलिमंजारो जो माउंटेन है साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, उस पर फतेह हासिल की थी, वहाँ पर होकर आई हैं। और उसके साथ ही उससे कुछ महीने पहले ही एमरूस होकर आई थी, जो यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक है। किस तरह से उनकी जर्नी रही, क्या चैलेंजेस फेस किए थे, किसने किस तरह से सपोर्ट किया था, और उनका क्या फियर था जो वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने दूर किया, इस सब के बारे में आपको हमने IBC 24 इंदौर से जानकारी दी है। कैमरामैन अखिलेश जायसवाल के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।